गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमीद अहमद मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं राइट्राम गुप्ता आज हाई स्कूल की बायोलॉजी के अंतर्गत मानव में श्वसन की क्रियाविधि बताऊंगा। इसके पहले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था मानव के श्वसन तंत्र के बारे में, मतलब मानव के श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। और आज मानव में श्वसन की क्रियाविधि, मतलब श्वसन की क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, मानव में श्वसन की क्रियाविधि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है बाह्य श्वसन, जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, और दूसरा है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, जिसको हम इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आज हम बाह्य श्वसन के बारे में बताना चाहते हैं। बाह्य श्वसन क्या होता है? बाह्य श्वसन को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कई चरणों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? देखिए, वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करने तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। शुद्ध वायु मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसको शुद्ध वायु बोलते हैं, और अशुद्ध वायु मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको अशुद्ध वायु कहते हैं। तो वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करने तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ब्रीदिंग बोला जाता है, श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग। दूसरा चरण क्या है? फेफड़ों में गैसीय विनिमय। जब बाहर वातावरण से शुद्ध वायु फेफड़े में पहुंचती है तो वहां पर गैसों का लेन देन होता है, विनिमय होता है। गैसों का विनिमय कैसे होता है? आप लोग जानते हैं, फेफड़ों की संरचना में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फेफड़े में छोटे छोटे कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसको हम वायु कोष्ठक या एल्वियोलाई कहते हैं, जिसमें बाहर से आई हुई शुद्ध वायु श्वास नली के माध्यम से, श्वसनियों के माध्यम से जाकर के उस कोष्ठक में पहुंचती है, और कोष्ठक में पहुंचने के बाद कोष्ठक की दीवार में फुक्कुर धमनियों से बना पतला घना केशिकाओं का जाल पाया जाता है। इस वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन विसरित होकर के इस वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर धमनियों में, रुधिर केशिकाओं में चली जाती है। रुधिर केशिकाओं से शरीर के विभिन्न भागों से आया हुआ अशुद्ध रुधिर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उस रुधिर से CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वह वायु कोष्ठक में विसरित हो जाती है। ठीक? तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय इस प्रकार से होता है, मतलब बाहर से जो शुद्ध वायु प्रवेश करती है श्वास नली के माध्यम से, वह फेफड़ों में जाने के बाद वायु कोष्ठक में पहुंचती है। वायु कोष्ठक में गैसों का विनिमय होता है। बाहर से गई वायु में
ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा होती है, तो वायुकोष्ठक से ऑक्सीजन रुधिर केशिकाओं में विसरित हो जाती है और उसी वक्त रुधिर केशिकाओं से CO2 इस वायुकोष्ठक में विसरित हो जाती है और CO2 फिर उसी रास्ते से, उसी श्वसनिकाओं से, उसी श्वसनी से और श्वास नली से होते हुए बाहर वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय इस प्रकार से होता है। फिर तीसरा चरण क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। जब ऑक्सीजन रुधिर केशिका में, यहाँ फेफड़ों में इसका विनिमय हो जाता है, रुधिर केशिकाओं में पहुंच जाती है, तो वहां से ऑक्सीजन किस रूप में आगे जाती है? ऑक्सीजन आप लोग जानते हैं कि रुधिर में एक प्रकार का श्वसन वर्धक पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम HB से इसको लिखते हैं। रुधिर में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रुधिर में मिलकर के ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऊतकों में पहुंचती है ऑक्सीजन। फिर अगला स्टेप है ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय। जब ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऊतकों में पहुंचती है तो वहां पर गैसीय विनिमय फिर होता है। जैसे फेफड़ों में गैसीय विनिमय हमने बताया, ठीक उसी प्रकार से होता है, लेकिन इसके विपरीत होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 बाहर छोड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पे ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय, जब ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचती है तो ऑक्सीजन वहां पर ऊतकों में छोड़ दी जाती है और वहां से फिर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। मतलब ऊतक में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन ऊतक द्रव्य में छोड़ दी जाती है और ऊतक द्रव्य से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा ले लिया जाता है और वहां से हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में CO2 बाहर फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। अगला है CO2 का परिवहन। जब ऊतक द्रव्य में गैसों का विनिमय हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन ऊतक द्रव्य में छोड़ दी जाती है और ऊतक द्रव्य से CO2 ले ली जाती है रुधिर में, फिर वहां से CO2 का परिवहन शुरू होता है। मतलब CO2 फिर श्वसनांगों के माध्यम से बाहर वायुमंडल में मुक्त की जाती है और वह किस रूप में होती है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है कार्बोनिक अम्ल के रूप में। किसके रूप में? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल आप लोग जानते हैं, जब आंतरिक श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन, ऑक्सीजन की कोशिकाओं में पहुंचने पर वहां पर भोज्य पदार्थों का या ग्लूकोज का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में शरीर से बाहर मुक्त की जाती है? तो 3 रूप में होती है। कार्बोनिक अम्ल के रूप में। कार्बोनिक अम्ल ऊतक द्रव्य में कार्बोनिक अम्ल ये ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जल से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेती है, जिसको हम H2CO3 से लिखते हैं, संकेत करते हैं। पानी से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल बना लेती है और कार्बोनिक अम्ल के रूप में ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मुक्त की जाती है। लेकिन कार्बोनिक अम्ल के रूप में यह केवल 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मुक्त होती है। हाँ, तो कार्बोनिक अम्ल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ये लगभग 10 से 23% परिवहित होती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 10 से 23% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर परिवहित होती है। उसके बाद बाइकार्बोनेट्स के रूप में आप लोग जानते हैं विधि में सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। तो लगभग 70 से 85% कार्बन डाइऑक्साइड उस सोडियम और पोटेशियम आयन से क्रिया करके बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं और 70 से 85% कार्बन डाइऑक्साइड उस बाइकार्बोनेट्स के रूप में बाहर मुक्त की जाती है। तो आज के वीडियो में यहीं तक। आप लोग गृह कार्य नोट कर लीजिए। गृह कार्य में रहेगा मानव में श्वसन की क्रियाविधि कितने चरणों में संपन्न होती है। तो आप लोग बताएंगे। मुख्य रूप से नंबर 1 बाह्य श्वसन और नंबर 2 आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन ये कई चरणों में संपन्न होता है। इसमें श्वासोच्छ्वास, फेफड़ों में गैसीय विनिमय, ऑक्सीजन परिवहन, ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय, CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन कैसे होता है? किस रूप में? कार्बनिक अम्ल के रूप में।